सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और सुने दिल दहला देने वाली असली डरावनी कहानियां। दो दोस्त साहिल और तरुण जो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली आए थे। साहिल जो था वो मेरठ ज़िले का था और तरुण जो था वो बलिया ज़िले का था। दोनों दूर दूर के थे, लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक ही साल में थे, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे और दोनों एक ही पीजी में रहते थे, तो उनका याराना बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन दोनों में एक चीज़ और कॉमन थी, वो ये कि दोनों का ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दोनों ने किसी तरह तो पहला साल कॉलेज का निकाल लिया था। बहुत ही लटक के दोनों पास हो गए थे, लेकिन दोनों के दिमाग में ये चिंता भी रहती थी कि भाई आगे चलकर कैसे करेंगे। सेमेस्टर ब्रेक था तो दोनों अपने घर गए थे घूमने के लिए। घूमने के बाद जब दोनों वापस से आए तो बैठकर यही बात कर रहे थे कि भाई पहला साल तो किसी तरह निकल गया, अब बाकी के सालों का क्या करें। पढ़ने में मन लगता नहीं और इतनी आसान भी नहीं है पढ़ाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर हमें जॉब तो मिलने वाली नहीं। दोनों की चिंता इसी चीज़ को लेकर चलती रहती थी। लेकिन उस दिन तरुण ने साहिल को एक चीज़ बताई। उसने बोला, भाई इस बार जब मैं अपने घर गया था ना, तो मैं इसी चीज़ का समाधान लेके आया। साहिल ने पूछा कि ऐसा क्या लेके आया भाई? उसने बोला कि देख, तुझे पता है जिस जगह मैं रहता हूँ वो थोड़ा गाँव का इलाका है, तो वहाँ पे ना लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग परेशान रहते हैं कि आगे चलकर उनके साथ क्या होगा। उनको आगे की चिंता बहुत रहती है कि उनकी फसल अच्छी जाएगी, आगे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो बड़े परेशान रहते हैं। तो उनके पास ना एक रास्ता होता है जिससे उन्हें आगे आने वाले सालों में जो उनके साथ होगा ना, वो सब पता चल जाता है। साहिल कहने लगा कि क्या मजाक कर रहा है यार। लेकिन तरुण ने बोला, भाई मेरी बात का यकीन कर, मैं उस चीज़ को पता करके आया हूँ और अगर हमने वो चीज़ करी ना तो हमें आने वाले सालों का पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या होगा। साहिल जो था वो एक शहरी इलाके का रहने वाला था, लेकिन तरुण जो था वो थोड़ा गांव के इलाके का रहने वाला था। इसी वजह से दोनों की सोच में बहुत फ़र्क था। लेकिन साहिल बार बार कहने लगा कि भाई ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, किसी को अपने आगे आने वाले सालों को कैसे पता चल सकता है। लेकिन तरुण कह रहा, भाई यही तो वो तरीका है जिससे पता चल सकता है। तो साहिल ने पूछा कि ऐसा क्या है, मुझे बता। तो तरुण ने बताया कि भाई दरअसल ना हमारे इलाके में, जिस जगह मैं रहता हूँ, जिस गाँव में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर लोग काले जादू को करते हैं। और वो काला जादू ऐसे नहीं है कि किसी को वश में करने के लिए, किसी को काबू करने के लिए, बल्कि अपनी खुद की मदद के लिए करते हैं। जब ये चीज़ साहिल ने सुनी तो साहिल डर गया। कहने लगा कि भाई यार देख, इन सब चीज़ों में मत पड़। लेकिन तरुण ने बोला, मेरी पूरी बात तो सुन। दरअसल वो एक ऐसा काला जादू होता है जिसमें एक स्पिरिट आती है और वो तुमको तुम्हारे फ्यूचर के सवालों का जवाब देकर चली जाती है और वो कुछ नुकसान भी नहीं करती। साहिल कहने लगा कि यार तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? लेकिन तरुण कह रहा, भाई देख सुन, हमारे गांव के काफ़ी सारे लोगों ने ना इसकी मदद से अपने आगे आने वाले सालों को सुधारा है। अब हमारे पास सिर्फ यही मौका है जानने का कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर ऐसी रह गए तो भाई पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होगा। साहिल भी इस चीज़ को लेकर सोच रहा था। वो भी चाहता था कि उसे आगे आने वाले सालों का पता चल जाए कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो साहिल ने बोला कि अच्छा ठीक है, हमें करना क्या? तो तरुण ने बोला कि कुछ नहीं करना भाई, देख बहुत आसान है। मैं एक किताब लेके आऊँ जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और वो हमें बस पढ़नी है। लेकिन वो पढ़नी ऐसे है कि तुझे और मुझे ना एक शीशे के सामने बैठना है और हमको वो शीशे को लगातार देखते रहना है और हमें अपनी नज़र कहीं और नहीं करनी। जब मैं वो किताब में लिखी हुई चीज़ें पढ़ूंगा ना, तो हमें उस शीशे में देखकर वो चीज़ें पढ़नी है। और थोड़े समय बाद ना हमें शीशे में ना एक इंसान दिखाई देगा, एक ऐसा इंसान जिसको हमने कभी देखा नहीं होगा, ना उसे हम जानते हैं। जब वो इंसान आएगा ना तो वही इंसान हमारे सारे सवालों का जवाब देगा और उसके बाद चला जाएगा। साहिल थोड़ा सोच में पड़ गया, उसने कुछ बोला नहीं। तरुण ने बोला कि बता अब क्या करना है? तो साहिल का जवाब ये था कि भाई मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन तरुण ने बोला, भाई देख, अगर तेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता हो तो तू बता। लेकिन उन दोनों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। साहिल किसी तरह मान गया। तो तरुण ने बोला कि भाई देख, आज रात को खाना खाने के बाद हम दोनों पीजी में बैठकर अपने ये चीज़ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का तुझे ध्यान रखना होगा। और वो चीज़ ये है कि जब मैं वो किताब पढ़ूंगा और तू जब शीशे में देखेगा ना, तो इधर उधर कहीं मत देखियो। चाहे वो इंसान तुझे शीशे में दिख भी जाए ना, तब भी उसको पीछे पलट कर या इधर उधर भागियो मत, क्योंकि अगर जैसी तू भागा वो इंसान चला जाएगा और फिर वो
1 हफ्ते तक वापस आने वाला नहीं और हमारी सारी की कराई मेहनत बेकार हो जाएगी। साहिल थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसने तरुण की बात में हामी भर दी और रात को वो दोनों ये कार्य करने बैठ गए। तरुण और साहिल दोनों शीशे के सामने जो उनके कमरे में लगा हुआ था वहाँ बैठ गए और थोड़ी देर बाद तरुण ने जो वो किताब लेके आया था वो पढ़नी शुरू करी। उसमें अजीब से कुछ मंत्र लिखे हुए थे और वो तरुण उसको शीशे में देख देख के पढ़े जा रहा था। साहिल बस अपनी नज़रें शीशे में लगाए बैठा था। उन्हें अब कुछ बोलना भी नहीं था, वो चुप थे। 15 से 20 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब वो ये लगातार चीज़ें करे जा रहे थे तो उन दोनों को कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई, लेकिन दोनों ने अपनी नज़रें उस शीशे से नहीं हटाई। वो लगातार उस शीशे को देखते रहे। लेकिन कुछ समय बाद साहिल को एक चीज़ शीशे में दिखाई दी। जब उसका ध्यान शीशे में था तो साहिल को कोई इंसान नहीं बल्कि एक काला साया ठीक उन दोनों के पीछे खड़ा दिखाई दिया। साहिल के दिमाग में यह था कि कोई इंसान आएगा। उसे नहीं पता था कि कोई काला साया दिखाई देगा, और जिसे देख साहिल इतना डर गया कि उसने अपनी गर्दन पीछे घुमा दी। उसकी नज़र जैसी शीशे से हटी और उसकी गर्दन जैसी पीछे घूमी तो वो काला साया गायब हो गया। जिसे देख तरुण बोला कि यार तूने क्या कर दिया? तो साहिल ने बताया कि भाई कोई इंसान नहीं बल्कि मैंने एक काला साया देखा यार, बहुत अजीब सा था, मैं डर गया उसे देख। तरुण भी सोच में पड़ गया कि काला साया, यार एक इंसान की बात हुई थी, ये काला साया कहाँ से आ गया? तो साहिल ने बोला कि भाई वो बहुत अजीब था जिसकी वजह से मैं डर के मैं पीछे मुड़ गया, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वो गायब हो गया। लेकिन अब जो भी था उन दोनों ने वो अपना कार्य जो भी चीज़ वो रिचुअल कर रहे थे वो टूट गया था, वो मतलब वो पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी जगह से हट गए। थोड़ी देर उन्होंने बातें की और कहने लगे कि चल अब जो हो गया हो गया, अब अगले हफ्ते ट्राई करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। साहिल ने भी कहा कि चल ठीक है। उन दोनों ने इस चीज़ को इतना हल्के में लिया कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दरअसल तरुण को जितनी भी जानकारी उस रिचुअल वो जो काम वो कर रहा था उसके बारे में पता थी, वो पूरी नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ आधी जानकारी ही पता थी, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानकारी थी वो उसको पता ही नहीं थी। बिना किसी खौफ के वो दोनों अपनी अपनी जगह लेट गए और सोने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर बाद बातचीत होने के बाद साहिल तो लेट चुका था, लेकिन तरुण कुछ बैठे बैठे सोच रहा था। कमरे की लाइट बंद थी और तरुण बस इधर ही उधर की बातें उसके दिमाग में आ रही थी कि जैसी उसकी नज़र थोड़ी देर बाद साहिल के ऊपर पड़ी तो उसने देखा कि साहिल के ठीक सर के ऊपर एक काला साया खड़ा था। जी हाँ, एक काला साया जिसे देख इतना डर गया कि वो चिल्लाया और उसने तुरंत कमरे की लाइट ऑन कर दी। वो जैसी ही लाइट जली तो साहिल भी उठ के बैठ गया, कहने लगा कि क्या हुआ? तो उसने बोला कि भाई तेरे सर के ऊपर मैंने काला साया देखा। तो साहिल ने बोला कि भाई ऐसा ही तो काला साया मैंने भी तो देखा था शीशे में, ये कहाँ से आ रहे हैं भाई? तरुण थोड़ा डर गया था। उसने बोला कि भाई पता नहीं यार क्या है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो साहिल ने बोला एक काम कर, कमरे की लाइट जली रहने दे, बंद मत कर, पता नहीं क्या है क्या नहीं। उसके बाद दोनों कमरे में लेटे रहे, लेकिन कमरे की लाइट जली रही और थोड़े समय बाद उन दोनों की आँख भी लग गई। सुबह उठे, अपने कॉलेज में गए, अपने लेक्चर वगैरह लिए और शाम को घर आ गए। थोड़े दोस्तों के साथ जो और बगल में पीजी में रहते थे उनसे बातचीत करी और खाना पीने खा के रात को अपने कमरे में आ गए। लेकिन दोस्तों ये रात उन दोनों की ज़िंदगी की बहुत भयानक रात साबित होने वाली थी। दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी अचानक से उनके कमरे में रखी हुई एक लकड़ी की अलमारी में कुछ खटखट हो रही थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी। साहिल ने बोला कि यार तरुण देखिए क्या है, कोई चूहा वगैरह तो नहीं आ गया कहीं हमारे कपड़े ना काट दे। तो तरुण उठा और अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी जैसी ही तरुण ने खोली तो अंदर कोई चूहा तो नहीं बल्कि वही काला साया उन दोनों को दिखाई दिया, जिसे देख तरुण एकदम से पीछे की तरफ हट गया। साहिल की भी आंखें फट गईं। वो भी सोचने लगा कि भाई ये सब क्या है। उन दोनों को वो साया उस अलमारी के अंदर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों थोड़ा डर गए, लेकिन उतनी ही देर में वो साया इस तरीके से चल रहा था मानो जैसे हवा में उड़ रहा हो, और वो चलते चलते तरुण के पास आ रहा था। तरुण धीरे धीरे एक एक कदम पीछे हो रहा था, लेकिन अचानक से ही साया इतनी तेज़ी से आया और वो तरुण के शरीर में घुस गया। तो जैसे ही तरुण के शरीर के अंदर गया, तरुण की हरकतें एकदम से बदल गई।
वो इस तरीके से तड़पने लगा मानो जैसे किसी इंसान को जब बहुत ज़ोर से करंट लगता है और उसका शरीर पूरा कांपने लगता है, बिल्कुल वैसे ही तरुण कांपने लगा और कांपते कांपते नीचे ज़मीन पे गिर गया। साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होने लगा इसके साथ यार, अभी तो अच्छा खासा था और एकदम से इसके साथ ये क्या हो गया। वो उसको आवाज़ें मार रहा है लेकिन तरुण कोई जवाब नहीं दे रहा। साहिल बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो जब साहिल चिल्लाया तो उसके आसपास जो बगल में और पीजी में लड़के रुके हुए थे वो भी कमरे के बाहर आए। लेकिन जब उन्होंने तरुण को इस तरीके से तड़पता हुआ देखा तो कोई भी कमरे के अंदर नहीं आया। बस वो ये कहने लगे कि भाई इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको एम्बुलेंस बुलाओ और इसको लेके जाओ। लेकिन साहिल जानता था कि ये एम्बुलेंस वाला केस नहीं, ये केस कुछ और है। लेकिन साहिल करे क्या, उसको ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई तो उसकी मदद के लिए आगे आ नहीं रहा था। कि उतनी ही देर में जब साहिल ने तरुण को दोबारा देखा तो पाया उसकी आंखें पलट चुकी थी, यानी पुतलियां सफ़ेद हो गई थी और उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। मतलब तरुण की तबीयत अब ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। साहिल नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। कि तभी उसके दिमाग में आया कि भाई गली के ठीक बाहर एक हनुमान मंदिर है, अगर मैं तरुण को किसी तरह उस जगह ले जाऊं तो शायद कुछ हो। वो भागकर तरुण के पास गया और जैसे ही उसने तरुण को छुआ तो तरुण का पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। उसने किसी तरह तरुण को उठाया। तरुण थोड़ा शरीर में भारी था लेकिन उसने अकेले ही उठाया, कोई भी उसकी मदद के लिए आ नहीं रहा था। उसने किसी तरह उठाया और वो उसको उस पीजी से बाहर लेकर उस मंदिर की तरफ चला। मात्र 1 मिनट की दूरी का वो मंदिर उस दिन साहिल को ऐसा लग रहा था मानो कितने किलोमीटर की दूरी हो। किसी तरह लड़कते लुढ़कते साहिल उस मंदिर के पास तरुण को लेकर पहुंच ही गया। और जैसे ही उसने तरुण को मंदिर के गेट के अंदर घुसते ही फर्श पे मंदिर के लेटा दिया और खुद भी जाकर आगे जाके बैठ गया तो उसने पाया कि जैसे तरुण का शरीर अभी इतनी देर से कांप रहा था, ठिठुर रहा था, वो एकदम से शांत हो गया। वो उसको थोड़ी देर तक बैठ के देखता रहा, उसके करीब नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शरीर तो शांत हो ही गया और उसकी आंखें जो पहले पलट गई थी, वो सफ़ेद हो गई थी, वो वापस से नॉर्मल हो गई। और कुछ देर बाद ऐसे ही तरुण अपने होश में भी आया। जैसे ही वो होश में आया तो साहिल उसके करीब गया और बोला कि तू ठीक तो है ना। तो तरुण ने बस ये बोला कि भाई बहुत अजीब लग रहा है, मानो जैसे शरीर टूट गया हो। जब उसने देखा कि उसके मुंह से खून निकल रहा है तो वो पूछने लगा कि मुझे क्या हुआ। तो साहिल ने तरुण को सब बताया कि भाई वो जो साया देखा था ना, उसने तेरे शरीर पर हमला किया। ये बात सुनकर तरुण भी खौफ में आ गया। उसके बाद वो दोनों पूरी रात उस मंदिर में रहे। रात भर तो कोई पुजारी वहाँ पे था नहीं, लेकिन उन्होंने पूरी रात उस मंदिर में बिताई और सुबह होते ही जैसी पुजारी आया तो उन्होंने उस पुजारी को अपना किस्सा बताया। पुजारी ने उसी वक्त हनुमान बाबा की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ कलावा या फिर कहें एक धागा वो उतारा और उन दोनों के हाथ में वो बांध दिया और कहा कि अब तुम निश्चिंत रहो, वो जो भी ताकत है तुम्हारे करीब नहीं आएगी। इस आज से वो दोनों वहाँ से निकले और वापस से पीजी में गए। जैसे ही पीजी में दोनों गए तो उन दोनों को जो उनके साथ घटा था वो दोबारा से याद आने लगा, क्योंकि वो था ही इतना भयानक। उसके बाद तरुण ने अपने ही गांव में किसी को फ़ोन मिलाया और तरुण ने उनको बताया कि अभी उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जब वहाँ से तरुण को जो जानकारी मिली और जब तरुण ने वो जानकारी सुनी तो तरुण के पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई, क्योंकि मैंने बताया ना कि तरुण को पूरी जानकारी उस रिचुअल के बारे में पता ही नहीं थी जो वो कर रहा था। उसे सिर्फ आधी जानकारी पता थी। जब उसने वहाँ से चीज़ें सुनी और साहिल को बताई तो साहिल भी चौंक गया। दरअसल जब तरुण ने अपने गांव में फ़ोन करके ये सब बताया तो उन्होंने तरुण को ये बताया कि भाई तूने जो काम किया है वो गलत करा है, गलत तरीके से किया है। उन्होंने बताया कि जब भी इस तरीके का काम किया जाता है तो एक आत्मा तुम लोगों के सामने आती है जो तुम्हारी मदद तो ज़रूर करती है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ चाहिए होता है। आमतौर पर गांव के लोग उस आत्मा को कच्चा गोश्त देते हैं, लेकिन तरुण को ये पता ही नहीं था। और दूसरी बात, तुमने वो रिचुअल करते करते बीच में ही तोड़ दिया, जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ थी, जिसकी वजह से वो जो भी आत्मा थी वो तुम्हें परेशान कर रही है। और ज़रूरी नहीं कि वो आत्मा किसी इंसानी रूप में आए, वो काले साए से लेकर किसी भी जानवर के रूप में आ सकती है। जब तुम्हें जानकारी पता ही नहीं थी तो तुमने किया क्यों? ये सारी जानकारी सुनने के बाद तरुण भी चौंक गया और साहिल भी। लेकिन अब उन्होंने पूछा कि करना क्या है। तो उस आदमी ने, जिससे तरुण की बात हो रही थी, उस आदमी ने बताया तरुण को कि उसी किताब के आखिरी में ना कुछ लिखा हुआ है। तो अब तुम्हें करना क्या है, एक खाली जगह पे जाना जहाँ कोई इंसान ना हो।
वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर कुछ कच्चा गोश्त ले जाना और रख देना, और उस किताब के आखिरी पेज पे जो चीज़ें लिखी हैं वो पढ़कर वहाँ से वापस लौट आना और पीछे मुड़कर मत देखना। यही एक आखिरी समाधान है उस चीज़ से बचने का। अब ये सुनने के बाद वो दोनों राज़ी हुए। उन्होंने बकरे का कच्चा गोश्त खरीदा और एक खाली जगह की तलाश में चल पड़े। उन्हें खाली जगह मिली भी और उन्होंने वहाँ पे वो गोश्त रखा। उस किताब के आखिरी पन्ने पे जो लिखा था वो उन्होंने पढ़ा और वो किताब भी वहीं रख कर वापस अपने पीछे की तरफ आ गए। और दोस्तों, उस दिन के बाद से उन दोनों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वो जो भी प्रेत आत्मा या पिशाच था वो उनको छोड़कर चला गया था। लेकिन उन दोनों ने इस घटना से ये ज़रूर सीखा कि आधी अधूरी जानकारी कितनी भयानक होती है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को ज़रूर मिला है कि जब तक हमें किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो, हमें वो नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो काला जादू ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर हमने इतना नाजुक काम वो भी आधी जानकारी से किया तो ज़रूर तरीके से हमको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो कोई भी काम बिना पूरी जानकारी के कभी ना करें। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आता ही रहता हूँ। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक और नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।